बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, मौलाना फ़ज़ल रहमान का अगला प्लान क्या है? वो क्या करना चाह रहे हैं? और इस वक़्त मौलाना कहाँ पहुँच चुके हैं? क्या मौलाना फ़ज़ल रहमान महमूद खान अचकज़ई को वोट कास्ट करेंगे या नहीं? क्या आज वज़ीर-ए-आज़म के इंतख़ाब के लिए जो वोटिंग का जो अमल है, इसमें मौलाना और जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं, वो हिस्सा लेने जा रही है या नहीं? एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है ज़राए से अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ-साथ इस वक़्त एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है हल्की नोक-झोंक का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। आखिरकार क्या वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को कौन इस कदर मजबूर कर रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ हर सूरत जो है मामलात तय करने की कोशिश करें? आखिरकार वजह क्या है? ये भी आप लोगों को बताएँगे। उसके साथ-साथ अचानक शहबाज शरीफ को एक प्रोटोकॉल मिल चुका है। ये प्रोटोकॉल पहले ही क्यों मिला है? ये भी बताएँगे। उसके अलावा सहाफ़ी असद तुर्क के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। असद तुर्क के साथ क्या कुछ होता रहा है और अब क्या हो रहा है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। आज के प्रोग्राम में अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाजरीन, आप सबको खूबी आगाह है कि इस वक्त पार्लियामेंट में हलचल जारी है और इस वक्त तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक़्त तक तकरीबन बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होने वाला है, उसके लिए वोटिंग का अमल आज होने वाला है। तो बाकायदा आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम पार्टियों के वो इस वक़्त पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। आज इत्तेहादी जमातों की जानिब से यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो हैं उमर अयूब इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट हैं। लेकिन आज वोटिंग का अमल तो होगा, लेकिन ये बात तो क्लियर है, वाज़ेह है, इस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी आगाह हैं कि शहबाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, यानी दूसरे बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक वाज़ेह बरतरी उनको हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़ॉर्म 47 के तहत है या फिर फ़ॉर्म 45 के तहत ही है, जैसे भी है, लेकिन इस वक़्त जो है वो मज़बूत एक कैंडिडेट हैं और अगले वज़ीर-ए-आज़म हर सूरत वही वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वोटिंग, वोटिंग के बाद हलफ-बर्दारी के बाद जो उनको प्रोटोकॉल मिलना था, वो प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब से पहले ही आज शहबाज शरीफ को बाकायदा सिक्योरिटी जो है वज़ीर-ए-आज़म की मुहैया की जा चुकी है। कितनी अफ़सोस की बात है कि बाकायदा आइन ये कहता है कि भाई किसी भी बंदे को जब वो हलफ उठाता है और जब वो वोटिंग के ज़रिए जो है वो कामयाब करार पाता है, तो उसके बाद उसको वो तमाम मनसब के हिसाब से जो उसका हक है, जो सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, वो तमाम चीज़ें उसके बाद दी जाती है। लेकिन शहबाज शरीफ की किस्मत देखें, पहले ही जो है उसको ये तमाम प्रोटोकॉल मिल चुका है। पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो वो भी किसी को पता नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, लेकिन उनको खुदा ने नवाज़ा और उसके बाद जो है बड़े प्रोटोकॉल के साथ बहुत बड़ी एक जद्दोजहद के बाद जो है बड़े शायान शान तरीके से नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा चुका था, लेकिन उसको इक़्तिदार में आना नसीब नहीं हुआ। शहबाज शरीफ एक बार फिर दोबारा आ गए। तो आज प्रोटोकॉल ही उनको पहले ही मिल चुका है। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि आज वो वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। आज वो बाकायदा भारी अक्सर के साथ वोट हासिल करेंगे। लेकिन हमने देखा कि उमर अयूब की जानिब से बाकायदा मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास जाकर भी शदीद उनका नाक़िद रहा है। उनके पास जाकर भी उन्होंने वोट माँगा। एक अच्छी एक मिसाल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। सियासी जमातों के दरमियान जो हैं तनकीद के साथ-साथ एक-दूसरे के पास जाकर बैठने, उनसे वोट माँगने की भी एक गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए, तो दैट्स ग्रेट, अच्छा है कि ये एक अच्छा अमल है। लेकिन आइंदा तहरीक-ए-इंसाफ और बिलख़ुसूस उनके बानी को तनकीद करने से पहले 10 दफ़ा सोचना भी चाहिए, ये लाज़िम मलज़ूम है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, मौलाना फ़ज़ल रहमान आखिरकार चाहते क्या हैं? वो क्या प्लान इस वक़्त तरतीब दे रहे हैं? नाज़रीन, हमारे ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं वो ईद के बाद इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली के साथ एहतजाजी मुज़ाहरा करने जा रहे हैं।
ये आज बात कन्फर्म हो चुकी है। इस वक़्त मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं कराची पहुँच चुके हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतख़ाब के अमल में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वो इस वक़्त कराची पहुँच चुके हैं। कराची पहुँचने के बाद कल कोरंगी में मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जो है मुख़्तलिफ़ ज़िली लेवल पर जो तंज़ीमें हैं पार्टी के, उनके साथ, उनके ओहदेदारों के साथ, पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ बाकायदा मुलाकातें करेंगे, उनके रहनुमाओं के साथ, उलमा के साथ बाकायदा उनकी नशस्तें होंगी और उसके बाद वहाँ से बाकायदा एक बाहिमी मुशावरत के बाद जो है, एक प्लानिंग के साथ वहाँ से लोगों को मुतहरिक करना चाह रहे हैं। उसके बाद वो मुल्क के दीगर सूबों में भी चले जाएँगे जिसमें उनकी पार्टी की एक बड़ी वर्थ है बलूचिस्तान के अंदर भी, वो वहाँ भी जाएँगे, वहाँ भी लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे। उसके बाद केपी का रुख करेंगे और उसके बाद जो है वो ईद के बाद जो है शेर इक़्तिदार में एक बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो एक बार फिर पावर शो दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह ये है मौलाना और उनके पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने फ़ॉर्म 45 के तहत हमने मज़ीद 6 से 7 नशस्तों पर अपनी जीत यकीनी बनाई थी और फ़ॉर्म 47 में भी हमारी कई नशस्तों पर जीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उन नशस्तों पर जो है बाकायदा पावर मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। उनको वो हमारी जीत की यकीन दहानी और ऐलान नहीं किया जा रहा है और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। ये सब कुछ कहने के बाद मौलाना इस वक़्त मुतहरिक हैं। अब देखना ये है कि वो आगे जाकर किस तरह इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं और हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ बाकायदा चलकर वो इस वक़्त मौलाना फ़ज़ल रहमान के घर भी जा चुके थे 2 रोज़ कबल और उनसे बाकायदा वोट भी माँगा था, सपोर्ट और फिर उन्होंने ताउन की अपील भी की थी। लेकिन मौलाना ने बहुत से गिले-शिकवे किए लेकिन उनको यकीन दहानी नहीं करवाई कि हम ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से शिकवे हैं, गिले हैं, वो उन्होंने ज़िक्र किया और उसके बाद वो चले गए। हमने देखा महमूद खान अचकज़ई जो हैं, वो उनके पास पहुँच गए और कहा कि मुझे वोट दे दें। मैं सुन्नी-ए-इत्तेहाद की कौंसिल की जानिब से बाकायदा इस वक़्त सदरती उम्मीदवार हूँ। मौलाना ने उसको ये नहीं कहा कि हम आपको वोट हर सूरत देंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने उन्हें कहा कि हम सोचेंगे, आपका हक़ है वोट माँगना और इस पर हम मशावरत करेंगे। हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं उस पर आगे जाकर हम मामलात को देखेंगे। तो इस वक़्त स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के इंतख़ाब में भी जिस तरह मौलाना साइज किनारा हो चुके हैं, अब लगता यही है कि सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए भी वो वोट में हिस्सा ही नहीं लेंगे। लेकिन हिस्सा लेते हैं या नहीं ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन लगता यही है कि वो इस प्रोसेस से भी बाहर रहना चाहेंगे। अगर वो बाहर नहीं रहते हैं, तो फिर वोट जो है वो मुमकिन है लाख इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी वो महमूद खान अचकज़ई को ही वोट कास्ट कर सकते हैं क्योंकि मौलाना किसी सूरत नहीं चाहेगा कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ कोई मामला तय किए बगैर उनको वोट कास्ट करेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके इस तरह ताल्लुकात इस वक़्त बेहतर नहीं है, तो वो किसी सूरत करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है नोक-झोंक का सिलसिला जारी है। इस वक़्त एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम लीग नून से कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स किए जा रहे हैं, यानी 5 से 6 वज़ारतों की डिमांड जो है एमक्यूएम के सामने आ गई है। वो चाहते हैं कि ऐसी वज़ारतें हों जो अवाम से फलाह व बहबूद के लिए उनके साथ बराह रास्त उनके साथ एक रिलेशन और उनके साथ जो वास्ता रखने वाली वज़ारतें हैं, ऐसी काम की वज़ारतें हमें दी जाएँ ताकि हम कुछ काम कर सकें। कुछ वज़ारतों की ऑफ़र हो चुकी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर लिया कि नहीं हम ये वज़ारतें लेना नहीं चाहते हैं, हमें फलाँ-फलाँ ये वज़ारतें हमें मिलनी चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इस वक़्त वो चाहते हैं कि कैबिनेट के अंदर जो है वज़ीरों की तादाद कम हो। अब वज़ीरों की तादाद कम होती है तो फिर 2 से 3 ही उनको मैक्सिमम 2 जो है उनको वज़ारतें मिल सकती हैं। अब एमक्यूएम पाकिस्तान का डिमांड सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, तो आज कैसे एग्री करवाते हैं और क्या वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वो मुस्लिम लीग नून को ही वोट कास्ट करेंगे या नहीं? ये भी एक सवाल निशान है, क्योंकि अगर मामला तय नहीं होते हैं तो वो वोट कास्ट करेंगे या नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, एक आईनी तरमीम के तहत एक मुआहिदा मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान तो हो चुका है। लेकिन आज देखना ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को कैसे मनाने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है। लेकिन ये बात भी कन्फर्म है कि एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को कहेगी कि भाई आप इनको एंटरटेन कर लें, हर सूरत ये तो हमारे अपने हैं, इनको एंटरटेन करना लाज़मी है। लेकिन साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव उसी तरीके से है कि भाई आप लोगों ने बैठना है और आप लोगों ने ताउन हर सूरत करके आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना है। तो ये सिलसिला इस वक़्त चल रहा है और एमक्यूएम पाकिस्तान अभी तक जो है वो खुश दिखाई नहीं दे रही है। उसके साथ-साथ आज की सबसे एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि असद तुर्क के हवाले से भला कौन वाकिफ़ नहीं है, जो एक मुनफ़रिद मकाम रखते हैं और मेरी नज़र में एक बेहतरीन न्यूट्रल और हक़ और सच की बात करने वाले और दो टोक अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में एक सहाफ़ती उसूलों का हर लम्हा ख़्याल रखने वाले एक सहाफ़ी अगर जिसको करार दिया जाए, तो वो असद
अली तूर हैं, जिनको किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है, वो किसी इदारे के मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपने यूट्यूब में ही वो सहाफ़ती तमाम उसूलों का वो ख़्याल रखते हैं। उन्होंने कभी डॉलर और ये वो तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने कभी लालच नहीं की, बल्कि उन्होंने बाकायदा सहाफ़त हर लेवल पर जाकर उन्होंने बेहतरीन तरीके से सहाफ़ती उसूलों की कदर करने की हर मुमकिन कोशिश की। बहुत सी मुश्किलात इससे पहले भी उन्होंने वो सामना कर चुके हैं, जिसमें उनको पहले उनके घर के अंदर घुसकर उनको ज़दोकोब किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनकी कूनियों पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि वो बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। यानी उनके हाथ को बिल्कुल शिल करने के लिए बाकायदा कोशिश की गई, मफ़लूज करने के लिए उसको हर तरीके से मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन वो मर्द मुजाहिद ने बाकायदा दो टोक अंदाज़ में डट के आज तक अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक़्त जो हैं वहीं इस वक़्त चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कल तक आईन और कानून की बात करते थे, जो कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर वो कहते थे कि हर किसी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और जिसके लिए यही असद तूर ने बड़ी जद्दोजहद के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ जो हैं, उनके ऊपर होने वाले नाइंसाफ़ियों के हवाले से चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदियाल के दौर में आवाज़ बुलंद किया। उसी असद तूर को इस वक़्त चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ईमा पर ही, उसके ही शेल्टर पे इस वक़्त जो है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ ज़ुल्म किया जा रहा है, और इस वक़्त असद तूर को बाकायदा मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करने के बाद जो है उनके खिलाफ 5 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड जो है मंज़ूर किया जा चुका था। 5 जो रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद आज एक बार फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया। उस वक़्त सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए असद तूर का ये कहना था कि ये चाहते हैं कि एक कब्रिस्तान का मंज़र हो, जहाँ कोई भी ना बोले, यानी खामोशी हो हर तरफ। वो कब्रिस्तान की जैसी इस वक़्त जो है वो खामोशी चाह रहे हैं। और वो बड़े नाउम्मीद थे, और उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल, और पिछले 5 रोज़ से भूख हड़ताल में थे। उनकी वालिदा ने भी आकर उनको बड़ी रिक्वेस्ट की, खाना खाएँ? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खा लूँगा। लेकिन उसके बाद जो है उनके सहाफ़ी दोस्तों ने बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे भूख हड़ताल जो है वो ख़त्म करवा दी है, और वो इस वक़्त जो है असद तूर के खिलाफ एक बार फिर दोबारा 3 रोज़ की जिस्मानी रिमांड जो है वो मंज़ूर की जा चुकी है। अब ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि असद तूर को तोड़ा जा सके, उनको उनको खामोश करवाने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये हथकंडे पुराने रवायती तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उससे असद तूर जैसे लोग जो हैं वो टूटने वाले नहीं हैं, जो मर्ज़ी करें। तो मेरे ख़्याल में ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, और इस हवाले से हामिद मीर साहब ने भी दो टोक अंदाज़ में वो वाज़ेह कर चुके थे कि बड़े टेक्निकल तरीके से बहुत से सहाफ़ियों को बाकायदा गिरफ़्तार करने के लिए एक प्लान तरतीब दिया जा चुका है, और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से असद तूर की गिरफ़्तारी के बाद जो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरा हुआ था, वहाँ भी बाकायदा हामिद मीर साहब ने खुल के बात की और कहा कि आएँ हमें गिरफ़्तार करें। आपको गिरफ़्तार करना है तो आएँ हमें गिरफ़्तार करें। और इस तरह इस वक़्त असद तूर के लिए भी बाकायदा मतियुल्लाह जान, फिर उसके अलावा हामिद मीर साहब, सारे जो हैं सीनियर सहाफ़ी, ये उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनके साथ-साथ इस वक़्त जो इमरान रियास हैं, वो भी इस वक़्त क़ैदबंद की सोबतें एक बार फिर दोबारा बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा की जा चुकी हैं, और अजीब-व-गरीब केसेज़ जो हैं, उनके ऊपर डालकर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।